तो अब पैथोजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैसे लेगा सेल? वायरस है तो उसके साथ क्या करेगा, बैक्टीरिया है तो क्या करेगा, ठीक है। क्योंकि एक तो क्या हुआ कि सेल को उसको भी पहचानना है जो पैरासाइट सेल के अंदर घुस गए हैं, जैसे वायरस, पैथोजन, और जो सेल के अंदर नहीं घुसे हैं, बाहर से डैमेज कर रहे हैं सेल को। An effective defense relies heavily on the nature of the invading pathogen offense. ये क्लियर है आपको? The cells and molecules that become activated in a given immune response depend on the chemical structures present in the pathogen. Present on the pathogen. On the pathogen मतलब पैथोजन के ऊपर सेल सरफेस पर किस तरह का केमिकल स्ट्रक्चर है, इस वजह से वो रिकॉग्नाइज कर लिया। एंड विद, और साथ ही साथ वो सेल के अंदर जाएगा पैथोजन या बाहर ही रहेगा होस्ट सेल के अंदर। साथ ही साथ उसका लोकेशन क्या है, बॉडी के किस हिस्से में ये एक्टिविटी चल रही है, लड़ाई किस जगह पर चल रही है होस्ट पैथोजन के बीच में। तो तीन बातों का ध्यान फैक्टर है, लोकेशन ऑफ द रेस्पॉन्स, ठीक है, वेदर द पैथोजन इज प्रेजेंट इनसाइड of the host cell or inside of the host cell, outside or inside, or and the third one is which type of chemical structure is present on the pathogen cell surface. Using this it is recognized and then अंदर है कि बाहर है, then the immune, क्योंकि अगर अंदर आगे हम लोग देखेंगे, if the pathogen is inside the cell then T lymphocyte comes in the action. साइटोटॉक्सिक T lymphocytes उसको किल करता है इनसाइड्स वाले सेल को, और आउटसाइड है तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सब लोग मिलके करते हैं, ठीक है। So this means that different chemical structures and microenvironmental cues need to be detected and appropriately evaluated, initiating the most effective response strategy. मोस्ट इफेक्टिव रेस्पॉन्स स्ट्रेटजी बनाने के लिए सारा जो है आपकी डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर और माइक्रो एनवायरनमेंट की क्यू मतलब होता है स्टिमुलस, ओके, या लोकेशन, वहां पर क्या माहौल है, ओके, नीड टू बी डिटेक्टेड, ये हमको जानने के लिए। अब देखिए ये जो इटैलिक्स में लाइन है, दिस इज द प्रेजेंट डे नॉलेज. See the process of, so what is the present day knowledge that we know? The process of pathogen recognition involves an interaction between the foreign organism and a recognition molecule. ठीक है, तो इंटरेक्शन पहचानने के लिए इंटरेक्शन हो रहा है, तो कहां पर इंटरेक्शन हो रहा है? इंटरेक्शन बिटवीन फॉरेन ऑर्गेनिज्म के साथ और एंड ए रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय होस्ट सेल. होस्ट सेल के ऊपर रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल है, जैसे बारकोड स्कैनर होता है मशीन से अटैच, तो बारकोड स्कैनर डिफरेंट बारकोड को लेकर के बता दिया कि इसका क्या 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 प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसी तरह सेल के ऊपर भी क्या है? रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल है, एंड दैट रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइजेज वेदर द पैथोजन इज बैक्टीरिया or fungi or a different group of an microorganism. So although these recognition molecules are frequently membrane bound receptors, ज्यादातर तो membrane bound receptor हैं ये recognition molecule, soluble receptors और secreted recognition molecules are also there. ठीक है, ये भी होते हैं. So लाइगेंड्स फॉर दीज रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स, तो लाइगेंड मतलब क्या होता है? जो रिसेप्टर से बाइंड करता है. तो लाइगेंड और रिसेप्टर के बीच में स्पेसिफिसिटी होता है, जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में स्पेसिफिसिटी है, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में स्पेसिफिसिटी है, तो लाइगेंड और रिसेप्टर के बीच में भी स्पेसिफिसिटी है. तो यहाँ पर लाइगेंड क्या हो गया? लाइगेंड हो गया. लाइगेंड फॉर दीज रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स कैन इंक्लूड, लाइगेंड या तो पूरा का पूरा पैथोजन ही लाइगेंड है, यानी एंटीजन ही समझ लो, एंटीजन इज इक्वल टू लाइगेंड. तो लाइगेंड इज एंटीजन. तो लाइगेंड फॉर दैट रिसेप्टर इज कैन इंक्लूड द होल ऑर्गेनिज्म, या तो पूरा का पूरा पैथोजन ही है वो, या उस पैथोजन का कोई छोटा मोटा छिन्न भिन्न टुकड़ा, एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स ऑफ द पैथोजन, और
या नहीं तो उस पैथोजन के द्वारा सिक्रीट किया हुआ कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं, कुछ उसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए अच्छा खासा, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही सिक्रीट करेगा ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म, सारे मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक होता है, तो उसका एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी होता ही है। सो द प्रोडक्ट सिक्रेटेड बाय दीज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, तो तीनों तरह के जो है वो लाइगेंड के काम कर सकते हैं, या तो होल पैथोजन, या पैथोजन का कोई टुकड़ा मुकड़ा, और या नहीं तो पैथोजन के द्वारा सीक्रेट किया हुआ कोई सब्सटेंस। The outcome of this ligand binding is an intracellular or extracellular cascade of events that ultimately lead to the leveling and destruction of the pathogen. तो ये ligand और रिसेप्टर का जो इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद बहुत सारे घटनाक्रम होने शुरू हो जाते हैं। ओके, इंट्रासेलुलर कास्केड, सेल के अंदर भी different pathways got activated, and extracellular cascade also, क्योंकि cells now the T cell release, आगे पढ़ेंगे हम लोग साइटोकाइंस। साइटोकाइंस जो है बुला के लाएंगे, क्योंकि सेल के अंदर अगर वायरस घुस गया तो साइटोकाइन रिलीज होता है, तो दैट gives the signal to other healthy cells that beware, okay, the virus is there in the system. So साइटोकाइंस के द्वारा ये भी बहुत ये कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो जाता है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर। कब? जब रिकॉग्नाइज हो गया। कब रिकॉग्नाइज हुआ? जब एंटीजन या होल पैथोजन या कोई एंटीजेनिक फ्रैगमेंट या एंटीजन के द्वारा सीक्रेट किया हुआ कोई फॉरेन सब्सटेंस, वो जब रिकॉग्नाइज होता है, किसके 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 साथ रिकॉग्नाइज होगा? उसका पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल कहां पर है? होस्ट सेल के ऊपर है। ठीक है, इस पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल का लाइगेंड क्या है? पैथोजन, एंटीजन, यही लाइगेंड है। सॉरी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सुन रहे हो कि सो गए? समझ में सुन रहे सर। यस तुम लोग को देख नहीं रहे ना, तो हम तो बीच में पूछेंगे ना। तो चलो ठीक है, तो जागे हुए हैं सभी। तो कहां पर थे? तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा कैस्केड ऑफ इवेंट हुआ, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द लेबलिंग। लेबल हो गया कि पहचान लो इसको, यही बदमाश है, इसी सेल के अंदर वायरस घुसा है, या यही बैक्टीरिया है जिसको डिस्ट्रक्शन करना है। तो उसके बाद प्लाज्मा सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, अदर लिनिएज, टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। आप लोग अजूबा में रह जाओगे, आगे देखोगे कितना डाइवर्सिटी है ये इस इम्यून सेल्स का। ओके, तो ये सब आ गए मिलके, वहां दौड़ के पहुंचेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन कर देंगे। तो वो सब होने के पहले क्या जरूरी है कि पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल जो है वो पहले उसको पहचाने, पैथोजन को पकड़ ले, रिकॉग्नाइज कर ले। कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है? लाइगेंड बाइंड कर रहा है। लाइगेंड क्या है? पूरा का पूरा पैथोजन है। अब सपोज करो पैथोजन के हम बता रहे थे किसी किसी बैक्टीरिया के ऊपर पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, तो दैट पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इज द लाइगेंड, okay, for the recognition molecule. If the peptidoglycan is layer on the bacterial cell surface, then the cell will immune cell involved in the immune response will recognize it easily. The whole group of organism encapsulated bacteria is having polysaccharide layer, तो इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। तो अब एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कितने तरह के हैं? हजारों तरह के, हजार कितने तरह की स्पीसीज है एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो उस सब स्पीसीज का एक ही पहचान क्या है कि पॉलीसेक्राइड लेयर। तो वो पॉलीसेक्राइड लेयर को एक ही पहचान से डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया सबका पहचान एक ही है, वो कर लो। जैसे अब पूरा एक देश के, हमारे पूरे देश के भारत लोगों की पहचान क्या है? भारतीयता। हम देश से बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? इंडियन। तो सिंगल पहचान है, तो वो एक सिंगल पहचान है। इसी तरह से ग्रुप ऑफ पैथोजेंस का सब एक कुछ कुछ सिंगल पहचान होता है। ओके, तो उसको यूटिलाइज कर लिया रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, और समझ गया कि ये फॉरेन है और इसको मारो पकड़ के। ओके, सो तो उसके बाद लेबलिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजन अकर्ड, एंड दिस इज सिंपली रिफर्ड एज द इम्यून रेस्पॉन्स। ये इम्यून रेस्पॉन्स इसी को बोलते हैं। पहचाना और उसके पहचानने के बाद एप्रोप्रिएट एक्शन लिया।
कि किस तरह का इसको इलाज करना है, होम्योपैथिक इलाज करना है कि सर्जरी करना है, इसको दवाई कैसी देनी है, कड़वी गोली मीठी गोली किस तरह से, लेकिन इन टोटल पूरा पैथोजन को हमको हटाना है जैसे भी हो एन किन प्रकार है, तो सारा स्ट्रेटेजी यूटिलाइज करेगा। The entirety of this response is actually engagement of a complex system of cells that can recognize and kill भी कर दे, या तो बाहर ही किल कर दे उसको, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से छिन्न भिन्न कर दे उसको, या मैक्रोफाजेज जैसे सेल्स या मोनोसाइट्स एनगल्फ कर ले उसको, खा जाए, एनगल्फ करके फिर इंटरनली उसको प्रोटियोलाइज कर दे, ठीक है, जैसे सेलुलर इम्यूनिटी में। एज वेल एज myriad ऑफ soluble प्रोटीन्स, साथ ही साथ तो इस लाइन में पूरा इम्यून रेस्पॉन्स का कहानी है, ठीक है। द एंटायरिटी ऑफ दिस रेस्पॉन्स, पूरा इम्यून रेस्पॉन्स का कहानी है, समराइज कर दिया। द एंटायरिटी ऑफ दिस रेस्पॉन्स इज एक्चुअली engagement of a complex system of cells that can recognize and kill or engulf a pathogen। ये सेलुलर इम्यूनिटी का कंपोनेंट हो गया, ठीक है। सेलुलर इम्यूनिटी में क्या हो गया, मैक्रोफाज न्यूट्रोफिल से सब आ गए, ये इनगल्फ कर रहे हैं मैक्रोफाज, यहाँ इसको फेगोसाइटोज कर रहा है, तो ये हो गया, ये भी काम आ रहा है। एज वेल एज myriad ऑफ soluble प्रोटीन्स, यानी एंटीबॉडी भी, myriad मतलब डिफरेंट वेराइटी ऑफ, limitless variety of, numberless variety of soluble proteins, different types of antibodies are produced that help to orchestrate labeling। ऑर्केस्ट्रा जानते हो, ऑर्केस्ट्रा को ऑर्केस्ट्रा क्यों बोलते हैं, डीजे ऑर्केस्ट्रा, तुम लोग बार बार ऑर्केस्ट्रा क्या मतलब होता है, एनीबॉडी? कोई नहीं जानता है, इतना ऑर्केस्ट्रा करते रहते हो तुम लोग। हेलो, पूरा क्लास में हम ही बोलेंगे, कुछ तुम लोग भी बोलो ना कभी कभी, ये तो मेरे लिए बोर हो जाता है फिर। ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा इसलिए बोलते हैं, कोई एक आदमी सपोज करो माइक लेकर के गाना शुरू कर दे, अकेले गा रहा है, भीम पिलासी राग में अकेले मान लो गा रहा है, तो उसको क्या ऑर्केस्ट्रा बोलोगे? नहीं सर, ग्रुप में जो काम करता है उसको। हाँ यस सर। ग्रुप में, ठीक है ना। और ग्रुप भी कैसा है, बहुत सारे आजे गाजे बाजे हैं, ठीक है, कोई हारमोनिया बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई ढोलक, कोई तबला, कोई झुनझुनिया, कोई कुछ, कोई डफली, कोई कुछ, ठीक है ना, कोई तो नंबरलेस, तो यही कह रहा है सोल्यूबल प्रोटीन्स टू हेल्प द ऑर्केस्ट्रेट लेबलिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ, बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, तो सबका ऑर्केस्ट्रा है एक तरह से इम्यून रिस्पॉन्स जो है। और आपको एट द रिजल्ट क्या मिलता है, डिफेंस, आपकी रक्षा हो जाती है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी। अब देखिए ये पैराग्राफ में समराइज किया हुआ है टी लिम्फोसाइट के बारे में, तो इसको समझ लोगे मोटा मोटी टी लिम्फोसाइट आ जाएगा, आगे हम लोग इसको डिटेल भी पढ़ेंगे। टी लिम्फोसाइट कंफ्यूजन तो नहीं है अभी, टी और बी में किसी को बता चुके हैं, एक थाइमस में डेवलपमेंट होता है, एक का बोन मैरो में डेवलपमेंट होता है। थाइमस में जिसका डेवलपमेंट होता है वो 13 साल तक ही होता है, उसके बाद बंद हो जाता है क्योंकि थाइमस ग्लैंड डिसअपियर हो जाता है। तो 13 साल तक क्या हुआ इस ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड में 13 साल तक थाइमस में यही हुआ कि बोन मैरो में जो है टी लिम्फोसाइट का जो प्रिकर्सर सेल है वो बन के आया, और थाइमस में उसके ऊपर जीन अरेंजमेंट के द्वारा डिफरेंट तरह के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए डिफरेंट तरह के जो रिसेप्टर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, और हर सेल के ऊपर एक ही तरह का रिसेप्टर होगा, तो डिफरेंट तरह के सेल्स टी लिम्फोसाइट्स जनरेट हुए, कहां से, मैच्योर हुए, डेवलप हुए, लेकिन पहले से प्रिकर्सर सेल कहां से आया, बोन मैरो से आया, तो वो सब वहां पर थाइमस में सब उसका ट्रिमिंग हुआ, सबका डेवलपमेंट हुआ, मैच्योरेशन हुआ। ओके, बाद में थाइमस ग्लैंड चला गया, तो जब तक उसका टी सेल का पॉपुलेशन अब आपके बॉडी में तैयार हो गया, इसीलिए बच्चा लोग थोड़ा सा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, उसको बीमारी से बचा के रखा जाता है। 13 साल के बाद फिर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अब उसका
टी सेल पॉपुलेशन पूरा तैयार हो गया, फौज खड़ा है उसका ब्लड में, हर तरह का एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी है। तो एक ये टी सेल का ब्रांच है, उस टी सेल का रिसेप्टर टी सेल के ही ऊपर रहता है। और दूसरा जो है बी सेल वाला ब्रांच, वो बोन मैरो में डिफरेंशिएट होता है, मैच्योर होता है, वो थ्रू आउट द लाइफ आपका बी सेल का सप्लाई बना रहता है। ओके, और बी सेल जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी का कंपोनेंट, क्योंकि बी सेल जो है रिलीज करता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पहले सरफेस रिसेप्टर है, एंड देन व्हेन द क्लोनल एक्सपेंशन, जो सिलेक्शन थ्योरी में बताया, जब क्लोनल सिलेक्शन हुआ, क्लोनल आपका क्लोनल थ्योरी जो था उसका पहले सिलेक्शन हुआ, देन क्लोनल एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। देन बी सेल जो है दे बिकम द प्लाज्मा सेल, एक्टिवली सिक्रेटिंग एंटीबॉडी, एंड सम ऑफ द प्लाज्मा सेल्स बिकम मेमोरी सेल्स लेटर। ये तो क्लियर है आपको इतनी बात? ये बात हम 4 बार रिपीट कर चुके हैं, समझ में आया ये चीज? द नेचर ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। बोर तो नहीं हो रहा आप लोगों को? नहीं सर, नो सर। नो सर। ठीक है। द नेचर ऑफ द इम्यून रेस्पॉन्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन नंबर एंड टाइप ऑफ रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स इंगेज्ड। तो अब क्या इंपॉर्टेंट है कि पहचान हो तो हम हमारा रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल ही तो पहले उसको पहचान रहा है ना। तो अब यहां पर देखिए क्या कैसे होता है। फॉर इंस्टेंस ऑल वायरसेस आर टाइनी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। वायरसेस बहुत छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया, ओके, एंड दे आर इंट्रासेलुलर पैथोजन, होस्ट के अंदर चला जाता है, that spend the majority of their life cycle residing inside the host cell. An effective defense strategy must therefore involve identification of infected host cells along with recognition of the surface of the pathogen. अब चूंकि वायरस सेल के अंदर घुस जाता है, हमारे होस्ट सेल के अंदर, तब हमको क्या करना पड़ेगा वायरस को एलिमिनेट करने के लिए? आतंकवादी अगर किसी घर के अंदर घुस करके गोली चला रहा था तो सेना क्या करती है? घरे को उड़ा देती है, ठीक है। तो हमारा डिफेंस सिस्टम क्या करता है? अपने ही सेल के अगेंस्ट, जिस सेल में इन्फेक्शन हुआ है उस सेल को किल करता है। कलेजा पर पत्थर रखते, कोई फायदा नहीं, मारो इसको, नहीं तो नहीं तो यहाँ पर वायरस जो है और मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो हमको भी नहीं छोड़ेगा, फिर फट करके निकलेगा, तो और भी सेल जो है अगल बगल जो नहीं इन्फेक्ट हुआ है वो भी इन्फेक्ट होंगे और फिर वो भी बर्स्ट होंगे। तो जो पहले इन्फेक्ट हो गया है सेल, तो इसका पता कैसे चलता है? तो साइटोकाइन रिलीज करता है, तो वहां से पहुंचा सब, टी हेल्पर सेल आया, साइटोकाइन बुला के लाया उसको, तो साइटोकाइन के इन्फ्लुएंस में टी हेल्पर सेल आए, देन व्हाट दे डू with the engagement with the cytotoxic T cells, CTL cells, they kill the cell which are infected. तो यह स्ट्रेटेजी वायरस के केस में इम्यून रिस्पॉन्स का है। समझ में आई ये बात? यस सर। Okay. This means that some immune cells must be capable of detecting changes that occur in host cell after it becomes infected. तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इन्फेक्शन के बाद उस सेल के अंदर वायरस घुसने के बाद कुछ सेल सरफेस पर चेंज आया होगा, सेल के में चेंज आया होगा, तभी तो पहचान पाया कि नहीं 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 ये इन्फेक्ट हो चुका है हमारा सेल, इसको किल करो। अगर सेम रहा इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड सेल, होस्ट सेल, तो हाउ विल द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज दोज सेल्स? So there are some changes, and because of that changes, it recognizes it. वो चेंज अभी डिटेल में नहीं हम पढ़ेंगे, बहुत आगे देखेंगे अगर होगा सिलेबस में तो, ठीक है। This is achieved by a range of cytotoxic cells, but especially cytotoxic T lymphocytes. Okay, ACA यानी ये नाम है इसका, cytotoxic T lymphocytes, CTLs और TC सेल, सबस्क्रिप्ट C है। Okay, a part of the cellular arm of the immunity. This is part of a cellular arm of the immunity. There are other other part of the cellular arm of the immunity also, but this is one of them, cytotoxic T lymphocyte. In this case, recognition molecule position inside the cell are key to initial response.
तो इसके लिए क्या जरूरी है कि रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल अब क्या होगा, क्योंकि वायरस अंदर में है तो रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल भी, यानी रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल तो वायरस से एसोसिएटेड है, तो वो भी अंदर में है, इनसाइड द सेल है। आर की टू इनिशियल रिस्पॉन्स, तो उसको पहचानना जरूरी है सबसे पहले कि रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। सो दीज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर देयर, special proteins are there in the cell, and they are present in the cytosol, and they initiate early warning system and alerting the cell to the presence of an invader. And after the recognition, those cells, cytotoxic, those cells, TC cells, they release the chemical messenger. So that chemical messenger works as the warning system. Okay. Sacrifice of virally infected cells often becomes the only way to truly eradicate this type of pathogen. तो इस तरह के पैथोजन को, वायरस को एलिमिनेट करने के लिए सैक्रिफाइस ही सॉल्यूशन बचता है, बस हमारे सेल का सैक्रिफाइस होगा। इसीलिए कोरोना खतरनाक है ना। अब लंग के सेल में गया, अब लंग सेल सैक्रिफाइस होगा तो क्या होगा, लंग का कैपेसिटी घट जाएगा, जितना सेल को सैक्रिफाइस करेगा उतना एल्वियोलाई नष्ट होगा। और साथ ही साथ जो एल्वियोलाई नष्ट होंगे तो उस खाली जगह कोई हवा थोड़े भरा रहेगा बॉडी में, वहां पर बॉडी जो है अंदर में अगर इंजुरी होता है तो अब जैसे शायद एल्वियोलाई नष्ट हुए तो क्या हुआ, लंग में इंजुरी हुआ, इंटरनल इंजुरी हुआ। तो जब इंटरनल, जैसे आपको बाहर में इंजुरी होता है, पैर में कुछ कटता होता तो घाव खट्टी पड़ता है ना, वहां पर मोटा हो जाता है, तो अंदर में इंजुरी हुआ तो अब क्या होगा, वहां भी फाइब्रॉइड हो जाता है। फाइब्रॉइड टिश्यू अगर हो गया तो हार्ड है तो अब उसका लचीलापन कम हो जाएगा लंग का, तो लचीलापन कम होगा तो फैलेगा कम, तो अदर जो हेल्दी बच गए एल्वियोलाई उसको भी डिस्टर्ब करेगा। एंड फॉर थ्रू आउट द लाइफ, एक बार फाइब्रॉइड बन गया, जैसे हाथ पैर पर खट्टी बन जाता तो जल जाता है कभी, हमेशा के लिए रह जाता है। तो उसी तरह एक बार फाइब्रॉइड आ गया अंदर, वो हमेशा के लिए रह गया टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि वहां पर से एल्वियोलाई गए, बर्स्ट हुए, खत्म हुए, वायरस खराब कर दिया उसको। अब वो तो फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स था, एल्वियोलाई जो है पूरा मैच्योर्ड और डिफरेंशिएटेड सेल है, वो फर्दर डिवाइड होगा नहीं, तो जो गया सो गया। ठीक है, समझे? इसलिए नुकसान हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है। वायरस बहुत डैमेज करता है इस वजह से। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. So these intracellular receptors bind to viral proteins present in the cytosol and initiate the early warning system, alerting the cell to the presence of an invader. Sacrifice of the virally infected cells often becomes the only way to truly eradicate this type of pathogen. इसलिए sacrifice करना पड़ता है, sacrifice के चक्कर में हमारा लॉस हो गया, नहीं sacrifice करेंगे तो पूरा का पूरा आदमी ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले उसी सेल को मार दो जिसमें है। In general, this sacrifice is for good of the whole organism, although in some instances it can cause disruptions to normal function. तो ये इस तरह का sacrifice ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के लिए, जिंदा रहने के लिए ठीक है, लेकिन अब किसी केस में जैसे sacrifice हो गया, जैसे अभी कोरोना का हम बताया एग्जांपल, sacrifice हुआ, आदमी तो बच गया लेकिन उसका फेफड़ा हमेशा के लिए खराब हो गया। दूसरा एग्जांपल ये देख लीजिए, HIV में इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में दे इन्फेक्ट ए स्पेशल टाइप ऑफ टी सेल विच आर टी हेल्पर सेल्स, तो टी हेल्पर सेल चला गया उस आदमी का पूरा, तो कितना बड़ा लॉस हो गया उसको। तो these cells are called helpers because they guide the behavior of other immune cells. तो टी हेल्पर सेल्स गया, तो ये टी हेल्पर सेल्स अब नहीं है, तो बी सेल को कौन गाइड करेगा, बी सेल हो गया गाइडलेस, तो इस तरह से उसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा गया, तो सेक्रीफाइस करने से उसका पूरा इम्यून सिस्टम करप्ट हो गया। एंड आर देयरफॉर पाइवोटल फॉर सेलेक्टिंग द पाथवे टेकन बाय द इम्यून रिस्पांस। कौन पाइवोटल है? ये टी हेल्पर सेल्स। Once too many of these cells are destroyed or otherwise rendered non-functional, जब HIV ज्यादा हो गया, ये सब डिस्ट्रॉय हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, तो many of the directional cues needed for a healthy immune response are missing. तो ये सब कंपोनेंट इम्यून रिस्पांस का मिस हो गया, एंड फाइटिंग ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। अब बॉडी के लिए समस्या हो जाती है इन्फेक्शन से फाइट करने में।
So as we will discuss later in this chapter, the resulting immunodeficiency allows opportunistic infections to take hold and the potentially kill the patient. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया वायरस के अगेंस्ट। तो इसका की मेन पॉइंट क्या हम बताएं आपको, यही वायरस सेल के अंदर चला जाता है तो सेल को डिफरेंट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। टी सेल पॉपुलेशन यहाँ पर काम आता है साइटोटॉक्सिक टी सेल से के द्वारा। ओके, रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करने के बाद देन इट कम्स एंड किल, बट द थिंग इज दैट योर सेल विल बी सैक्रिफाइस्ड। Similarly, but distinct immune mechanisms are deployed to mediate the discovery of extracellular pathogens. अब देखिए फंजाई, बैक्टीरिया और पैरासाइट क्या है, ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर है, आपके सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस है। तो इसके अगेंस्ट डिफरेंट तरह का स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। सो इसके ये थोड़ा सा आसान रहता है इम्यून सिस्टम के लिए। इसमें इम्यून सिस्टम के इसमें बॉडी को उतना नुकसान मतलब डिपेंड करता है, बैक्टीरिया खतरनाक होगा तो हो जाएगा, बट द थिंग इज दैट कंपैरेटिवली दिस इज इजियर फॉर द immune system in comparison with the virus. So these rely primarily on the cell surface or soluble recognition molecules that probe the extracellular spaces of the body. So recognition molecules are present on द सेल सरफेस। यहाँ पर क्या था, इनसाइड द सेल, यहाँ पर सेल सरफेस पर मौजूद है, इसलिए दिक्कत नहीं है, ज्यादा आराम से पकड़ लेगा उसको। ओके, दैट प्रोब these rely primarily on cell surface or soluble recognition molecules that probe the extracellular spaces of the body. In this case, B cell and the antibodies that they produce as a part of the humoral immunity play a major role. For instance, antibodies can squeeze into spaces in the body where B cells themselves may not be able to reach, helping to identify pathogens hiding in these out of reach places. जहां पर बी सेल नहीं भी जा सकता है वहां पर एंटीबॉडी जा सकता है, क्योंकि छोटा होता है एंटीबॉडी। इसलिए फंजाई, बैक्टीरिया अगर ये छुप करके बैठा है ऐसी जगह जहां ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लड सेल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भी एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि बी सेल्स रिलीज द एंटीबॉडीज। इसको हम डिटेल में भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो लार्ज पैरासाइट्स कैसे होगा, ये प्रॉब्लम हो जाता है लार्ज पैरासाइट के साथ, उसको कैसे रिमूव करेंगे। दे आर टू बिग फॉर द फेगोसाइटिक सेल्स टू एनवेलप। फेगोसाइटिक सेल्स उसको कैसे एनवेलप करेगा, सेल छोटा है पैरासाइट बड़ा चीज ना छोटा को एनवेलप करेगा। तो इन दिस केस सेल्स that can deposit toxic substances, या तो टॉक्सिक सब्सटेंस डिपॉजिट करे आपका सेल उसके ऊपर, पैरासाइट के ऊपर, जो पैरासाइट के लिए टॉक्सिक हो, इरिटेंट है, उसको भगाए वहां से, डिस्टर्ब करे, या नहीं तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस और दैट कैन सीक्रेट प्रोडक्ट्स दैट इंड्यूस एक्सपल्सन। ओके, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग बिकम ए बेटर स्ट्रेटेजी, या तो सीक्रेट करे या कुछ ऐसा एक्शन ले, छींके, खांसे, वॉमिट करे। कोई भी पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता तो आप क्या करते हो, छींकते हो। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया तो क्या करोगे, खांसोगे। और अगर इंटेस्टाइन में और आगे चला गया, स्टमक में आ गया, फूड पॉइजनिंग हो गया है, stomach pH is not sufficient to neutralize the pathogens, then what will happen, reverse peristalsis, vomiting हो जाएगा। तो ये सब भी यूज किया सेल, और बाद में भी उसके बाद इतना करने के बाद भी पैथोजन जब एंटर कर जाता है तब एंटीबॉडी आया उसको मारने के लिए, जो आ गया। क्लियर है? यस सर। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग आगे भी देखेंगे। एज वी स्टडी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैमेलियन इम्यून रेस्पॉन्स, इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग दैट a single solution does not exist for all pathogens. At the same time, these various immune pathways carry out their jobs with considerable overlap in structure and function. सब मिलके काम करता है। अब नेक्स्ट क्लास में अभी हम आपको इसका थोड़ा डिटेल में जाएंगे। पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, ये तो ओवर आपको हम बता दिए, पहचाना कैसे, रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल से। वायरस, बैक्टीरिया सबका रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल है। अब
पैथोजन रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल है क्या? और रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल इज अ ब्रॉड टर्म, ठीक है, ये ब्रॉड टर्म है। ये रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल को यानी जो है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो होते हैं, those receptors are present on our cells which are involved in the immune response, and this पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो है ये भी रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल है, बट पैथोजन एसोसिएटेड यानी पैथोजन का उसका जीन कहाँ है? पैथोजन के डीएनए में। तो कहाँ एक्सप्रेस हो रहा है? पैथोजन के सेल सरफेस पर हो रहा है। तो पैथोजन के सेल सरफेस पर हो रहा है और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए पैथोजन सेल सरफेस के रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे सेल सरफेस पर, होस्ट के सेल सरफेस पर जो इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है उसके ऊपर एक्सप्रेस होता है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। यह भी एक ब्रॉड टर्म है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, आप एंटीबॉडी को भी पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर कह सकते हो। देखिए यहाँ है, ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिटेल करेंगे, अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में ये सेशन, फिर 9-12 बजे से लूंगा मैं। तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो है एक्चुअली आपका एंटीबॉडी ही है, और टी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है टी सेल रिसेप्टर, that is also a pattern recognition receptor. Toll like receptor is also pattern recognition receptor. तो ये सब पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है, और पैथोजन के ऊपर जो रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल है वो भी उसको पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो है पहचान लेता है। तो अब सवाल उठता है कि इतना तरह का पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर की आवश्यकता पड़ेगी आपको, कितने तरह की? क्योंकि एंटीजन कितना तरह का है बताओ? एंटीजन भी तो इनफाइनाइट तरह के हैं, करोड़ों तरह के एंटीजन, अरबों तरह के एंटीजन है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर भी उतने तरह के चाहिए, क्योंकि सब रिसेप्टर जो है थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक भी होगा। कुछ ब्रॉड रिसेप्टर है, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है वो भी हो गए। तो आगे हम लोग देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। ओके, किसी को कुछ पूछना है? सर ये सब एक तरफ से ओवरथिंक हो रहा है ना सर, मतलब इम्यूनोलॉजी का ये पूरा सिलेबस ही खत्म कर रहे हैं। एक चीज को, हाँ फिर एक एक चीज को हम लोग डिटेल से हाँ, पढ़ना, फिर उसके बाद एक एक को पकड़ पकड़ के देखेंगे, ठीक है? तो इसलिए इम्यूनोलॉजी थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि एक बार ओवरव्यू नहीं देंगे ना, क्यूबी के भी किताब में देखोगे फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू है, एक बार ओवरव्यू नहीं देंगे तो आपका बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा। सर बहुत सारा टर्म तो समझ में भी नहीं मतलब आता है ना, इसीलिए तो सही इसीलिए है। तो कहते हैं कि पूछो कौन सा टर्म समझ में नहीं आया आज के क्लास में, पूछो या पीछे के क्लास में। हम तो 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करते हैं। पूछ लो अभी, इसीलिए पहले ओवरव्यू दे रहे हैं, और इसमें जो समझ में नहीं आया पूछ लो। क्या समझ में नहीं आया दीपा? सर क्या बोले? कुछ समझ में नहीं भी आया है? नहीं सर ठीक है सर, समझ में आया, इसीलिए तो मतलब बहुत सारा टर्म है इम्यूनोलॉजी में जो नया है, और हाँ हाँ इसीलिए हाँ हाँ, ये ब्रांच ऑफ जो जूलॉजी है ये आपके लिए बिल्कुल नया लगेगा, एकदम नया लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, काफी कंसेप्चुअल है, बहुत इंटरडिसिप्लिनरी है। और सर इम्यूनोलॉजी पर बहुत रिसर्च हो रहा है। ब्लड बेयरिंग का मतलब क्या हुआ सर, कि ब्रेन में ब्लड वगैरह नहीं पहुंचता है? हेलो हाँ हेलो। हाँ हेलो, आज हाँ आवाज सर, वो आवाज आ क्वेश्चन रही था है कि हाँ बताते हैं, आवाज आ रही है तुमको मेरी आवाज? ये सर आ रही है। हाँ अच्छा अच्छा, वेज हाँ हो, वेज हो कि नॉन वेज हो? हम भेज है। या ऐसा है कि नवरात्रा में वेज हो बाकी दिन नॉन वेज हो, ऐसा है क्या सेलेक्टिव? या नो सातों सर, हम हमेशा से भेज है। यस सर। हमेशा से वेज हो? अच्छा देखो, तो वेज हो तो कैसे समझोगे? जो नॉन वेज होगा वो मगज वगैरह अगर ब्रेन खा रहा होगा, खाता है ना वो लोग, मगज किसका खाता है? बकरी का, ये सब का खाता है। तो देखोगे ब्रेन में ब्लड होता है क्या? ब्रेन को काटोगे तो ब्लड निकलता है क्या? किसी भी टिश्यू को आप कट करोगे, नो सर।
तो उंगली के एकदम आगे के टिप पर थोड़ा सा नाखून भी अगर हल्का सा कट गया अगर आपका ज्यादा, तो ब्लड निकल जाता है कि नहीं? तो आप देखो कि माइक्रोवेस्कुलेचर कितना टिश्यू में डीप तक गया हुआ है। कौन सा टिश्यू में? एक्सेप्ट ब्रेन, ओके, न्यूरोनल टिश्यूज, ब्रेन का जो है सेल। उसके अलावा जो है आपका जितना भी टिश्यू है उसमें ब्लड वेसल्स, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, गैसीय ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कंटिन्यूअसली होना, हमेशा रेस्पिरेशन होते रहेगा। अगर इसमें कहीं ब्रेक आ गया, इस्चीमिया कंडीशन जनरेट हो गया, यानी ऑक्सीजन सप्लाई की कमी, देन द टिश्यू विल नेक्रोज, सेल्स विल डाई। तो ये हमेशा रिक्वायरमेंट है कि ब्लड से हमेशा बात होते रहे टिश्यू, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज भी होता रहे। ये तो गैसियस एक्सचेंज फॉर द रेस्पिरेशन एंड फॉर द न्यूट्रिएंट्स भी होता रहे। न्यूट्रिएंट्स कैसे होगा? दे आर न्यूट्रिएंट्स आर इन द डिजॉल्व स्टेट, लिक्विड में डिजॉल्व है एज सॉल्यूट, ठीक है? तो उसका क्या होता है? ऑस्मोसिस हो जाता है, गैस का डिफ्यूजन हो गया, तो ये हो रहा है। लेकिन ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रेन एफोर्ड नहीं कर सकता है, वो सिर्फ कहता है कि हमारा न्यूरॉन्स होना चाहिए, और अगल बगल फालतू का चीज हमको नहीं बर्दाश्त है, आरबीसी और ये डब्ल्यूबीसी, यहाँ पर ब्लड वेसल और ये सब स्ट्रक्चर नहीं मौजूद। ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, पहले से बहुत सारा न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन है। तो उसके लिए ब्रेन जो है बाहर से अपना मेनिंजाइटिस लेयर होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ, लाइक ए मेम्ब्रेन, एंड इन दैट मेम्ब्रेन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज देयर, और उसके अंदर फ्लूइड है, ब्रेन का अपना ब्लड है, समझ लो, ठीक है, अपना फ्लूइड है, उसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। डॉक्टर कभी कभी लिखता है CSF कल्चर, CSF टेस्ट, CSF कल्चर लिखेगा। CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का कल्चर। और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का अगर कल्चर करेंगे, अगर अच्छा कल्चर कोई करेगा, कल्चर क्यों लिखता है डॉक्टर? इसलिए लिखता है कि अगर कल्चर किया जाता है तो उसमें अगर इन्फेक्शन अगर पहले से मौजूद हो, कम मात्रा में ही हो सही, तो कल्चर करने के बाद वो इन्फेक्शन फदकेगा, बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो हमको दिख जाएगा, तो हम रिपोर्ट करेंगे कि भैया इसमें इन्फेक्शन है, इसलिए कल्चर किया जाता है CSF का। अगर CSF में इन्फेक्शन हो गया तो पेशेंट के कितना मुश्किल हो जाएगा इम्यून सिस्टम के लिए लड़ना, क्योंकि वहां ब्लड ब्रेन बैरियर है, मेनिंजाइटिस सेपरेट कर दिया आपका, ठीक है, सेपरेट कर दिया ब्लड को, उसके वहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा, सॉल्यूट का एक्सचेंज होगा, लेकिन सेल्स का एक्सचेंज नहीं होगा, सेल्स नहीं आएंगे इस साइड, ब्रेन में घुसेंगे। सेल अगर ब्रेन में घुसने लग गया तो क्या होगा? बहुत मुश्किल हो, ब्रेन फिर डेवलप ही नहीं, ब्रेन का फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो इसलिए लिखा एक लाइन में आगे कहीं लिखा हुआ आप देखे होंगे कि दे विल इंड्यूस मोर डैमेज टू द ब्रेन, पैथोजन से ज्यादा डैमेज हो जाएगा उसी से। जो लड़ाई छिड़ रहा है, लड़ाई का मैदान, लड़ाई कहाँ होती है? मैदान में होती है, ठीक है। आपके हेडक्वार्टर ऑफिस में तो लड़ाई होगा नहीं, भारत लड़ाई कहाँ करेगा? पाकिस्तान के पास बॉर्डर पर। संसद में तो लड़ाई करेगा नहीं। ब्रेन हो गया आपका संसद, वहां पर गोलीबारी चलने लग गया अगर, तो समझ लो कि सब खत्म, पूरा डैमेज हो जाएगा। इसीलिए लड़ाई का जो मैदान है वो है आपका ब्लड में, ब्लड है लड़ाई का मैदान। ब्लड में सारा ह्यूमोरल और सेलुलर रिस्पॉन्स हो रहा है, और ब्रेन जो है इज सेपरेटेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर, और वहां पर ब्रेन का जो काम का चीज है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, यही सब एक्सचेंज हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट फटाफट बाहर जा रहा है, और जो उसका यूटिलाइजेशन का चीज है वो फटाफट अंदर जा रहा है ब्रेन। ओके, और कुछ कंफ्यूजन है कहीं किसी को?